अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी लेक्चर नंबर 7। उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वायरस के बारे में। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 क्या है कि जो वायरस है ना, वायरस इज नॉन सेलुलर, मतलब ये नॉन सेलुलर है। ठीक है, सबसे पहले तो ये नॉन सेलुलर है, ऑब्लिगेट है, ओके। और उसके बाद एंडोपेरासाइट है। और क्या है ये? और है ये एंडोपेरासाइट, एंडोपेरासाइट है ये। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का मतलब ये कि इसको सेलुलर होने के लिए इसको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको सेलुलर होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? वो 3 चीज़ें हैं, एक तो इसको ज़रूरत पड़ेगी नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन। ओके, नंबर 1 पे इसको ज़रूरत पड़ेगी सेल मेम्ब्रेन की। नंबर 2 पर इसको ज़रूरत पड़ेगी न्यूक्लियस की। नंबर 3 पे इसको ज़रूरत पड़ेगी साइटोप्लाज्म की। ओके, तो इन 3 चीज़ों की इसको ज़रूरत होगी। तो अब क्या होता है कि इस वजह से जब ये 3 चीज़ें होती हैं ना, फिर क्या हो जाता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसके पास फिर वो सेलुलर हो जाता है। अब वायरस के पास ये 3 चीज़ें नहीं है। ठीक है, उसके पास न्यूक्लियर मटीरियल तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। ओके, ना ही उसके पास साइटोप्लाज्म है, ना ही सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरह से इसके पास ये 3 चीज़ें नहीं है, इसलिए ये हो गया नॉन सेलुलर। ओके, ऑब्लिगेट हो जाता है। ठीक है, ये एंडोपेरासाइट है। एंडोपेरासाइट का मतलब एंडो का मतलब होता है इन, मतलब अंदर। पैरासाइट का मतलब कि ये ऐसे ही नहीं जिंदा रह सकते, इनको किसी न किसी अपने होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये होस्ट के अंदर रहते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं, कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि एक्टोपेरासाइट है। एक्टोपेरासाइट का मतलब जो कि वो बाहर रहते हैं, मतलब एक्टो मतलब बाहर, पैरासाइट मतलब होस्ट के बाहर रहते हैं। जस्ट लाइक मॉस्किटो है, वो जस्ट बाहर रहता है और वो बाहर से ही पैरासाइट अटैक करता है। ठीक है, वो ऐसा पैरासाइट है जो बाहर से अटैक करता है। अब एंडो ये जो है ना वायरस, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि एंडोपेरासाइट होते हैं। ठीक है, ये जो है ये एंडोपेरासाइट है, मतलब अंदर रहता है, अपने होस्ट के अंदर रहता है। ठीक है, हम साइड पे यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि ये अपने होस्ट के अंदर रहता है। लीव इनसाइड द होस्ट सेल, ये अपने होस्ट के सेल के अंदर रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड इसका पॉइंट क्या है? इसका सेकंड पॉइंट है कि इट डज हैव नॉट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वही बात आ गई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि इसके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, ये नॉन सेलुलर है। ठीक है, बट इट हैव न्यूक्लियर मटीरियल, मगर इसके पास न्यूक्लियर मटीरियल होता है, न्यूक्लियर मटीरियल है। ठीक है, इधर आरएनए और डीएनए। इसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है लेकिन न्यूक्लियर मटीरियल होता है। अब इधर का मतलब है या तो उसके पास आरएनए होगा या तो उसके पास डीएनए होगा। ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं होता है, जस्ट आरएनए होगा या तो फिर इसके पास डीएनए होगा। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है इसका कि इट हैज़ प्रोटीन कोट। इसके पास क्या होता है कि एक कोट होता है, एक कवरिंग होती है, प्रोटीन की एक कवरिंग होती है इसके पास। इट हैज़ प्रोटीन कोट, एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक उसको नाम देते हैं प्रोटीन कोट को, उसको हम नाम देते हैं कॉल्ड कैप्सिड। क्या नाम देते हैं उसको? हम नाम देते हैं कैप्सिड, कैप्सिड का नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करता है? विच इनक्लोजेज, वो क्या करता है? विच इनक्लोज मतलब विच इनक्लोजेज द न्यूक्लिक एसिड। ओके, वो क्या करता है? विच इनक्लोजेज द न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लिक एसिड को इनक्लोज करके रखता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर ये कोई न्यूक्लिक एसिड या आरएनए, डीआरएनए न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा है, ठीक है, उसके बाहर क्या होगा? इस तरह से ना एक
कवरिंग होगी, ठीक है, स्ट्रक्चर होगी। ये जो कवरिंग होगी ना, इसको हम बोलते हैं, ये कवरिंग होती है प्रोटीन की, जिसको हम नाम देते हैं कैप्सिड का। ओके, कैप्सिड का नाम देते हैं इसको हम। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि इसके पास न्यूक्लियर मटेरियल तो है, ठीक है, इसके पास इंफॉर्मेशन तो है अपनी कॉपी करने की या अपने जैसे और बनाने की, इसके पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन क्या है, जब इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन जो मेन मशीनरी होती है ना बनाने की, वो होती है साइटोप्लाज्म। इसके पास तो साइटोप्लाज्म ही नहीं है, जो एक्चुअल मशीनरी ही नहीं है जिससे ये अपना खुद अपने जैसे और बना सके। तो फिर ये क्या करता है, इट रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। तो वह क्या करता है, ये सिर्फ अपने जब तक अपने होस्ट के सेल में रहेगा ना, तभी तक जिंदा रह सकता है। ये अपने आप अपने नंबर इंक्रीज कर सकता है, अपने जैसे और बना सकता है तब तक, जब तक अपने होस्ट के सेल में है। क्योंकि इसके पास तो अपना इन्फॉर्मेशन होती है, मशीनरी चाहिए ना, साइटोप्लाज्म चाहिए, तो वो साइटोप्लाज्म इसके पास नहीं होता, तो वो अपने होस्ट का इस्तेमाल करता है। जो उसके होस्ट के सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये उसे यूज़ करता है, उसको यूज़ करके ये अपने जैसे और बनाता है और अपने जो नंबर है उनको इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है कि हमने पीछे पढ़े पूरे के पूरे 5 किंगडम्स, ठीक है, सारे 5 किंगडम पढ़े। सब सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, फंजाई थे, प्रोटिस्टा थे, एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, सबको हमने किंगडम में क्लासिफिकेशन किया। लेकिन वायरस वो था जिसको हमने किंगडम में क्लासिफाइड किया ही नहीं। अब वो क्यों नहीं किया, वो हमने क्यों नहीं किया इसको क्लासिफाइड, ड्यू टू देयर, यहाँ पे लिखते हैं, ड्यू टू देयर नॉन सेलुलर नेचर, नॉन सेलुलर नेचर, ठीक है। इट ड्यू टू देयर नॉन सेलुलर नेचर, it cannot be placed in any 5 kingdom। मतलब इसका जो नॉन सेलुलर नेचर था ना, इसी वजह से ही हमने इसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा, क्योंकि हम जो किंगडम में क्लासिफिकेशन कर रहे थे ना, वो थी सेलुलर बेसिस पे, ठीक है, सेलुलर बेसिस पे या उसके ऑर्गेनिल्स के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाइड कर रहे थे। इसका नेचर ही नॉन सेलुलर है, इस वजह से हमने इसको किसी भी किंगडम में रखा ही नहीं है। उसके बाद पॉइंट क्या है, उसके बाद पॉइंट है कि ये बहुत सारे डिजीज कॉज कर सकते हैं। इट बहुत सारे डिजीज कॉज कर सकता है। इस कॉजेज a number of diseases इन प्लांट। जैसे कि इसने एक प्लांट में एक डिजीज कॉज की थी जिसका नाम है लाइक टोबैको मोज़ेक। क्या नाम है उसका? उसका नाम है टोबैको, उसका नाम है टोबैको मोज़ेक डिजीज। ये बीमारी क्यों हुई थी? ये बीमारी हुई थी टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से, ठीक है, ये बीमारी हुई थी, ठीक है। और भी बीमारियां हैं जो कि कॉज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर एनिमल्स में देखें, एनिमल्स में कौन कौन सी कॉज कर सकता है, एनिमल्स में ये कोल्ड कर सकता है, ठीक है, फ्लू कर सकता है, ओके, डेंगू कर सकता है, पोलियो कर सकता है, एड्स कर सकता है, हेपेटाइटिस कर सकता है, etc। ओके, सो ये हमने डिस्कस किया वायरस के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। 2 स्ट्रक्चर और हैं, ठीक है, जिनको हम डिस्कस करते हैं, वो भी नॉन सेलुलर हैं और वो भी किसी 5 किंगडम में नहीं आते हैं। कौन कौन से? एक है फेरोन्स, ठीक है, और दूसरा आता है वायरॉइड्स। ये 2 भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नहीं आते हैं ये उसमें, जो कि किसी भी किंगडम में नहीं आते हैं। अब ये क्यों किसी किंगडम में नहीं आते हैं? पेरेंट्स क्या होते हैं? पेरेंट्स जो है ये हैं एक्चुअल मिसफोल्डेड प्रोटीन। ये क्या है? मिसफोल्डेड प्रोटीन है ये एक किस्म से सिर्फ प्रोटीन, ये सिर्फ प्रोटीन है ये किस्म के प्रोटीन ही। लेकिन क्या है, प्रोटीन की भी ना अरेंजमेंट है, प्रोटीन की एक नॉर्मल अरेंजमेंट है, एक सीक्वेंस है, ठीक है, वो फोल्ड हुआ हुआ है और टिक से हुआ हुआ है, एक सिंपल।
तो नॉर्मल जो प्रोटीन होगा वो ठीक से फोल्ड हुआ होगा और ठीक से अरेंज हुआ होगा, लेकिन जो पेरेंट्स है ना, ये क्या है, ये मिसफोल्ड हुए हैं, ठीक है, ये मिसफोल्ड हुए हैं। इस वजह से अगर इनको हम नॉर्मल प्रोटीन के साथ रखेंगे ना, ये उसको भी अपनी तरह ही बना लेंगे, और ये अगर बॉडी में आ जाए और नॉर्मल प्रोटीन को भी अपनी तरह से बना लें, तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है, जो हमारी बॉडी के जितने फंक्शन हो रहे होते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो ये क्या है, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है, नॉन सेलुलर नेचर है, ओके। और क्या है, नॉन सेलुलर नेचर है, इस वजह से ये किसी भी किंगडम में नहीं आते। वायरट्स हैं, वायरट्स क्या है, आपको आरएनए और डीएनए इनके बारे में डिफरेंस है, वो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये इनके पास क्या है, वायरस के पास जो है ना, जो वायरस हैं, उसके पास न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है, लेकिन अब उनमें से एक चीज़ होगी, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है। अब जो आरएनए होता है, वो आरएनए आ जाए, अगर यहाँ सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे गोल वाली स्ट्रक्चर वाली शेप में आ जाए, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक कवरिंग हो, इसको हम बोलते हैं वायराइड्स, ठीक है। ये भी क्या होता है, अगर इसको यहाँ पे लिख दे कि आरएनए इन सर्कुलर स्ट्रक्चर, यस, तो फिर इसको हम बोलते हैं वायराइड्स। ये भी क्या होते हैं, ये भी नॉन सेलुलर नेचर होते हैं, नॉन सेलुलर नेचर होते हैं, ये भी सिंपल। अब हम बात करेंगे बायनॉर्मल नोमेनक्लेचर की। बायनॉर्मल मतलब दो, ठीक है, नोमेनक्लेचर मतलब किसी का नाम, किसी को नाम देना, ठीक है। तो कैरलियस लेनाइस थे साइंसदान हमारे, स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, मतलब स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, जिन्होंने एक्सप्लोर किया है, प्रिंसिपल दिए हैं कि किस तरह से किसी भी स्पीशी को हम अपना उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। नेचुरल जेनेरा के तौर पर, स्पीशीज के तौर पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम अपने सिस्टम से, क्रिएट किए हुए सिस्टम से उसको हम एक साइंटिफिक नेम दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्या था कि हर लैंग्वेज में किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को अपने अपने नाम से पुकारा जाता था, ठीक है, अपने अपने नाम से उनको बुलाया जाता था। तो इस वजह से ना, ये डिफरेंट रीजन में एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में ना प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। सो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि एक सिंपल सिस्टम क्रिएट किया, और हर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम दिया, ताकि वो फिर पूरे वर्ल्ड वाइड उस साइंटिफिक नेम से पहचाना जा सके। एज अ कॉमन नेम कॉजेज मैनी प्रॉब्लम्स टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो आम नाम थे वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को पहचानने के लिए। एज ए डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट लैंग्वेज, क्योंकि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लैंग्वेजेस थी फॉर सेम थिंग, मतलब एक ही चीज़ को डिफरेंट रीजन में अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन नेम ऑफ ऑनियन इन उर्दू, अगर प्याज को हम देखें, ऑनियन को अगर हम उर्दू लैंग्वेज में देखें तो हम प्याज बोलते हैं, बट इन अदर रीजन्स, अगर दूसरे इलाकों में अगर हम देखें तो इट ऑल्सो कॉल्ड गंडा, बसल, उसको गंडा भी कहा जाता है, गंड भी कहा जाता है, बसल भी कहा जाता है। साइंटिफिक नेम में इसको, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको एलियम सीपा बोलते हैं। अब कुछ यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल हैं बायोनोमेनक्लेचर कि किस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को या किसी भी चीज़ को हम उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला है साइंटिफिक नेम शुड बी इटैलिक, ठीक है। जब हम उसको लिखेंगे, प्रिंट करेंगे या कंप्यूटर में लिखेंगे तो उसको हम इटैलिक लिखेंगे, मतलब टेढ़ा करके थोड़ा लिखेंगे। एंड व्हेन द हैंड रिटन दीज आर अंडरलाइन, अगर हम उसको अपनी हैंड राइट से लिख रहे हैं, खुद लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे। जैसे कि सच एज होमोसिपियंस, ये देखिए होमोसिपियंस लिखा है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। दूसरा क्या है, फर्स्ट वर्ड इज जेनेरिक। अब इसमें क्या होता है कि ये कोई भी हम अगर साइंटिफिक नेम किसी को भी देते हैं तो उसके दो वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, दो टर्म्स होते हैं। एक होता है जेनरिक और एक होता है स्पीशीज, ठीक है। जो जेनरिक होता है उसको एलियम, मतलब उसको हम फर्स्ट लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो स्पीशीज वाला होता है उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते, ठीक है। दो टर्म्स होते हैं, फर्स्ट वर्ड जेनेरिक, जो कि पहला जेनेरिक होता है जिसको हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, वाइल सेकंड जो दूसरा होता है उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते, स्पीशीज वाला जो नेम होता है उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते। थर्ड पॉइंट है द साइंटिफिक नेम, अगर हम उसको लिखेंगे फर्स्ट टाइम अगर हम लिखेंगे तो उसको हमें पूरा लिखना पड़ेगा। अगर उसको हम सेवरल टाइम्स रिपीटेड, मतलब बार बार उसको रिपीट किया जा रहा है, तो हम उसको एब्रीवेटेड कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है साइंटिफिक नेम ऑफ रेड रोज, ठीक है। रेड रोज का साइंटिफिक नेम दिया गया है, वो क्या है, रोजा इंडिका, ठीक है। तो अगर हम उसको एब्रीवेट करेंगे तो हमें सिंपल आर लिखना है, आर डॉट इंडिका। लास्ट पॉइंट है समटाइम्स ऑथर नेम अपीयर्स आफ्टर स्पीशीज नेम। समटाइम क्या होता है कि लिखने वाला या फिर नाम देने वाला वो उस नाम के साथ अपना नाम भी साथ में जोड़ देता है, या कुछ ना कुछ, या फिर जहाँ पर उसने डिस्कवर किया होता है उस जगह का नाम दे देता है, उस इलाके का नाम दे देता है, या तो फिर वो अपना नाम भी दे देता है, ठीक है। समटाइम ऑथर नेम अपीयर आफ्टर द स्पीशीज नेम, ठीक है। कभी कभी जो ऑथर
समटाइम क्या होता है कि जो ऑथर होता है, नाम देने वाला, ये ना उसको डिस्कवर करने वाला, वो स्पीशी नेम के बाद अपना नाम भी डाल देता है, विच मीन द स्पीशी वाज डिस्क्राइब बाय हिम, मतलब इसका मतलब होता है कि ये स्पीशी को उसने डिस्क्राइब किया है। फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका एल 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 का मतलब क्या है, इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय द लिनेस, मतलब लिनेस ने इसको डिस्क्राइब किया था। जी, तो अब यहाँ पर दिया गया है एक टेबल जिसमें हमने कुछ कॉमन प्लांट्स नेम और एनिमल्स हैं, उनको हमने साइंटिफिक नेम दिए हैं, ठीक है। प्लांट्स नेम में सबसे पहला है ऑनियन प्लांट का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। सेकंड है मैंगो प्लांट, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका एल। बाद में आता है नीम प्लांट में उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है अजाडीरचिटा इंडिका। उसके बाद है एनिमल्स में सबसे पहले फ्रॉग है, फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना ट्रिग्ना। उसके बाद कैट है, कैट का जो साइंटिफिक नेम है वो है फीलस कैटस। उसके बाद लास्ट में है हाउस फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो है मूस्का डोमेस्टिका।